नमस्कार, अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। मेरी हिम्मत को सराहो मेरे हमराह चलो, मेरी हिम्मत को सराहो मेरे हमराह चलो। मैंने एक शम्मा जलाई है अंधेरों के खिलाफ। शम्मा जलाई जाती है सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए और कोशिशों के लिए। एक ऐसी ही शम्मा जलाई गई थी मीरगंज की सरजमीन से, और ये सियासी सरजमीन बनती चली गई और वो फिर लगातार आगे बढ़ती चली गई। लेकिन शुरुआत यहाँ से होती है। पढ़ाई लिखाई का दौर हो या सियासत का दौर, सुल्तान बेग साहब हर मौके पर अव्वल साबित हुए हैं। 1981 में पंतनगर विश्वविद्यालय से उन्होंने जो है गोल्ड मेडलिस्ट रहे कृषि विज्ञान के क्षेत्र में, यानी पढ़ाई लिखाई का जब मौका रहा तो उसमें अव्वल रहे और तमाम मुकाम हासिल किए। उसके बाद अपना जहन और अपना दिल, अपने पुश्तैनी जो एक कहना चाहिए शौक़ था या कहें दिलचस्पी थी, वो सियासत की तरफ थी। इसी वजह से वो सियासत की तरफ चल दिए और समाजवादी पार्टी से एक शुरुआत की। ये सिलसिला आगे बढ़ा तो 2002 का वो दौर भी आया जब वो विधायक के तौर पर लोगों के बीच पहुँचे। उसके बाद लगातार वो आगे बढ़ते चले गए और लगातार 3 बार वो लगातार विधायक बनते चले गए। मेरा एक सवाल भी होगा बीच में, क्योंकि उन्हें कोई मंत्री पद नहीं मिला। उसकी वजह कहीं ना कहीं ये थी क्योंकि जब भी वो विधायक रहे तो विपक्ष के नेता के तौर पर जाने गए। शुरुआत यहाँ से होती है कि 2002 के बाद जब वो बीएसपी से शुरुआत होती है, फिर समाजवादी पार्टी, और इसके बाद फिर से वो समाजवादी पार्टी में हैं। यानी हर दौर की सियासत में उनका नाम रहा है। मैं ये समझता हूँ बरेली की 9 सीटों में से कुछ सीटें ऐसी हैं जिसकी टिकट की दावेदारी की दौड़ में कोई नहीं है। उसी में एक मीरगंज की सीट है जिस पर सुल्तान बेग साहब लगातार आगे बढ़ रहे हैं। एक और मैं बात जोड़ता चलूँ, क्योंकि मीरगंज की जब हम पूरी पृष्ठभूमि को समझते हैं तो यहाँ पर 70% से ज़्यादा आबादी हिंदू समुदाय की है। उसकी नुमाइंदगी लगातार 3 बार करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सिर्फ यहाँ पर तकरीबन 30% मुस्लिम आबादी है, उसकी नुमाइंदगी सुल्तान बेग साहब ने की है। आज हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी शख्सियत हैं। हमारा तो ये ख्याल था कि उनसे मिलना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उनसे मिलने के बाद ये महसूस होता है वो कितने साधारण परिवार से आने के बाद, कितना मुकाम हासिल करने के बाद भी लगातार लोगों से जुड़ाव रखते हैं। एक छोटा सा आपका तारुफ और इंग्लिश में बोलूँ तो इंट्रोडक्शन मैंने आपका दिया है। कहने को बहुत सारी बातें हैं, मैंने अगर बोलने पर शुरू हो जाऊँगा तो बहुत लंबा इंटरव्यू हो जाएगा। कुछ इजाफा करना चाहें तो आप कर सकते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा विषय का। देखिए, मैं सुल्तान बेग मेरा नाम है और मैंने MSc AG एंड AH ये पंतनगर यूनिवर्सिटी से मैंने किया है। 81 में मैं वहाँ पर टॉपर रहा। जब मैं पंतनगर यूनिवर्सिटी में था उस वक्त भी मैं 79 से 81 तक 2 साल लगातार मैं वहाँ का प्रेसिडेंट भी रहा। क्योंकि वो पहले चुनाव था, इससे पहले चुनाव नहीं होते थे। पहला चुनाव था, उसी पहले चुनाव में मैं खड़ा भी हुआ था वहाँ से, उसका प्रेसिडेंट रहा। और उसके बाद गृहस्थी जीवन में आया। गृहस्थी जीवन में आने के बाद मेरी तो जॉब लग गई थी इराक में एज ए एग्रीकल्चर ऑफिसर। ये बता दूं मैं आपको, मैं खाली यहाँ पर राजनीतिक नहीं हूँ, मैं एक साइंटिस्ट भी हूँ। एज ए साइंटिस्ट एग्रीकल्चरिस्ट मेरी इराक में पोस्टिंग हो गई थी, मगर भाग जहाँ ले जाए और जो कुदरत को कराना होता है, भगवान को जो मंजूर होता वही है। घर पे आ गए, चूँकि यहाँ पर मेरे बड़े दादा चौधरी चरण सिंह ने एक पार्टी बनाई थी भारतीय क्रांति दल, डैडी से वो विधायक रहे और उन्होंने बहुत बड़ी शख्सियत को चुनाव हराया था, जिनका नाम आज भी लोग जानते हैं, राम मूर्ति लाल जी, जिनके नाम से अभी देव मूर्ति जी ने एक बड़ा अस्पताल गोलीपुरा में चलता है, उनको हराने का काम किया था। और उसके बाद 1977 में मेरे छोटे दादा विधायक बने थे, जब पूरे मंडल में कांग्रेस हार गई थी। मेरे छोटे दादा कांग्रेस में चले गए थे और उन्होंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, तो 2 लोग चुनाव लड़े थे, जीते थे सिर्फ पूरे मंडल में कांग्रेस से। एक रफीक साहब लड़े थे जो मेरे छोटे दादा थे, और एक अशफाक साहब जो उस वक्त कैंट कैरियर करा रहा था, वहाँ से लड़े थे। अब उसके बाद जब मैं यहाँ पर आया, चूँकि राजनीति हमें खून में मिली जुली थी, सब दुनिया भर का राजनीति से अच्छी तरह से परिचित
बजाय इसके कि हम इनडायरेक्ट वे में लोगों की सेवा करें, हमने सोचा कि डायरेक्ट लोगों की सेवा करें, लोगों की खिदमत करें। अल्लाह के रसूल की खिदमत करना भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है। हमने यहाँ से राजनीति शुरू कर। मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी से 96 में चुनाव लड़ा। समाजवादी पार्टी से लड़ा, साइकिल चांस लड़ा। बहुत थोड़े से वोटों से मैं चुनाव हारा था, क्योंकि उस वक्त राम लहर चल रही थी ज़बरदस्त। 92 में बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, 93 में नेताजी की सरकार बनी थी, और उसके बाद फिर 96 में भी चुनाव बहुत थोड़े वोटों से हराया। 98 में मुझे नेताजी ने पता नहीं क्या समझ के, बड़े बड़े नेता हैं हमारे बरेली में, अच्छे लोग हैं, समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है बरेली के अंदर। 98 में मुझे यहाँ पर बरेली रामपुर सीट से स्थानीय निकाय का MLC का भी टिकट दे दिया नेताजी ने। मैं वो इलेक्शन में सिर्फ 112 वोटों से हारा था, अब कि ना कार्डों से हारा, वो उनको ज़्यादा जाना चाहिए। 2002 में भी मैं समाजवादी पार्टी से ही लड़ा, समाजवादी पार्टी से विधायक बना। उसके बाद 2007 में समाजवादी पार्टी से लड़ा और विधायक बना। 2011 में मेरे खिलाफ षड्यंत्र हुआ, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, एक मध्यम वर्ग से उठ के मैंने मेहनत करके अपने आप को आगे बढ़ाया था। बड़ी तालीम हासिल करने के बाद भी मैं जनसेवा में उतरा, तो बरेली में जो नेता लोग हैं, जो अपने आप को बड़े नेता कहलाते थे, उनको मेरा आगे आना या मेरा आगे बढ़ना पसंद नहीं था। षड्यंत्र करके, साजिश करके मेरे खिलाफ उस वक्त, क्योंकि 2007 में बसपा की सरकार बन गई थी और मैं समाजवादी पार्टी से विधायक था, मेरे खिलाफ कई सारे झूठे मुकदमे लिखाए गए थे। पूरे परिवार को मेरे परेशान किया गया था, बेतहाशा परेशान किया गया था, और उसी वजह से दिक्कतें आईं। और उन्हीं नेताओं ने मेरे खिलाफ मुकदमे लिखाए थे, और उन्हीं नेताओं ने किसी तरकीब से नेताजी को बता दिया कि साहब इनके खिलाफ मुकदमे हो गया था, बड़ी बदनामी पार्टी की, ऐसी वैसी कैसी जो बातें होती रहीं। लिहाजा वो टिकट मुझे समाजवादी पार्टी से नहीं मिला। 2012 में मैं बसपा से चुनाव हो गया और मैं फिर विधायक। 17 का चुनाव जो आप देख ही रहे हैं, जब पूरे उत्तर प्रदेश का हाल हो गया, उसमें मैं भी कहीं ना कहीं स्लिप हो गया। बहरहाल जनता का आशीर्वाद, जनता का प्यार आज भी मेरे साथ है और पूरी ताकत के साथ है, पूरी हमदर्दी मेरे साथ है, क्षेत्र के लोगों का जुड़ाव मेरे साथ है, और उसके बहुत सारे कारण हैं। अब कोई घटना हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, एक गांव में कहावत है कि इस वक्त अगर 100 नंबर को डायल कर दो, 100 नंबर लगा दो, बहुत जल्दी आपके पास सेवा पहुंच जाती है। सुल्तान बेग ने 100 नंबर से भी ज़्यादा तेज़ काम किया है, और 100 नंबर देर में पहुंचती है, सुल्तान बेग पहले पहुंच जाता है। अगर कोई घटना हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, कोई मौत हो जाए, तो मैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ, लोगों के बीच रहता हूँ। किसी की बेटी की शादी है, आंधी आए, बरसात आए, तूफान आए, कुछ भी आए, लेकिन मैं उस शादी को ज़रूर अटेंड करता हूँ, और जो मुझसे हंसो हसीयत मदद होती है, बेटियों की शादी में मदद करने का भी काम करता हूँ। सबसे बड़ी बात जो है, लोग उपलब्धि की बात करते हैं, मुझसे कई पत्रकार साथियों ने कहा कि आपकी उपलब्धि क्या है। मीरगंज विधानसभा में 25% मुस्लिम आबादी है, 75% गैर मुस्लिम आबादी है। गैर मुस्लिम आबादी में जहाँ वाल्मीकि जिले के ब्राह्मण तक जितने सारे आते हैं इसके अंदर, और 25% मुस्लिम आबादी होने के बाद भी लगातार 3 बार विधायक रहा मैं यहाँ पर। 17 में भी थोड़े वोटों से चुनाव हारा, और अगर अब सबका आशीर्वाद मिला, सबका श्रेय मिल गया, सब लोगों ने मेहनत करके चुनाव लड़ा दिया, मैनेज हो गया कायदे से, इस बार फिर विधायक बन जाऊंगा। और उसका सबब यह है कि चूंकि मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों से मेरा जुड़ाव है, लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं लोगों से मोहब्बत करता हूं, तो जितना वोट मुझे मुसलमान मिलता है, उससे कम वोट किसी भी हालत में हिंदू नहीं मिलता। हिंदू भी उतना ही वोट मिलता है मुझे। पिछली बारी तमाम हिंदू गिनती चली, तमाम तरह की बातें हुई, बहुत सारी बातें थी, लेकिन मेरे विधानसभा में वो बीजेपी वो फैक्टर नहीं पैदा कर पाई जो दूसरी विधानसभा में। 25,000 हिंदू फिर भी मुझे मिला, लगभग 59,000 वोट मुझे मिला था, जिसमें 25,000 हिंदू वोट था। मतलब आधे से भी ज़्यादा जो वोट मुझे पड़ा था, आधे से भी ज़्यादा मुझे वोट हिंदू वोट पड़ा था। अब की 50,000 से ऊपर हिंदू चला जाए, लगभग 60,000 65,000 मुसलमान पड़ेगा।
1 लाख से ऊपर जाएगा कि इलेक्शन कोई मुद्दा नहीं रहेगा यहाँ पर। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरी उपलब्धि जो है वो ये है कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर उस वक्त कांवर विधानसभा कहलाती थी, कांवर के अंदर जिस तरह से हिंदू और मुसलमानों के अंदर नफरत की दीवार खड़ी की थी, एक खाई पैदा कर दी थी, उस खाई को पाटने का काम सबसे पहले मैंने किया। यहाँ हिंदू और मुसलमान के अंदर मैंने भाईचारा पैदा किया, हिंदू मुसलमान के अंदर प्रेम मोहब्बत पैदा किया, मुसलमानों से कह के हिंदुओं के त्योहारों में शरीक करवाने का काम किया, मुसलमानों के त्यौहार में हिंदू भाइयों को ले जाके शरीक कराने का काम किया, और उसकी वजह से प्रेम बढ़ा। और यही मेरी सबसे उपलब्धि सबसे बड़ी है कि इस पूरे 9 विधानसभा के अंदर 40 साल के अंदर जब से मैंने राजनीति शुरू किया, खासतौर से जब से मैं विधायक बना उस वक्त से 2002 से लेके आज 2021 है, एक भी कोई फसाद हिंदू मुस्लिम के नाम पे मीरगंज विधानसभा में नहीं हुआ। आपके वहडे में भी हो गया, आपके शहर के अंदर भी हो गया, आपके फरीदपुर के अंदर हो गया, आपके नवाबगंज के अंदर हो गया, सारी विधानसभा में हुआ, लेकिन यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम फसाद आज भी नहीं हुआ। क्योंकि अगर कहीं मुसलमान से कहीं कोई गलती होती है तो हिंदू भाई आके उसको संभालने का काम करते हैं, अगर किसी हिंदू भाई से कोई गलती हो जाती है तो मुसलमान भाई जाके उसको संभालने का काम करते हैं। और जब हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर काम करते हैं तो अब भारतीय जनता पार्टी या ऐसी ताकतें जो नफरत पैदा करना चाहती हैं, हिंदू मुसलमान के अंदर दरार पैदा करना चाहती हैं, उनके मंसूबे कामयाब नहीं होते। जी, अब मैं थोड़ा सा 2-3 सवाल हैं जो मैं आपसे करना चाहूँगा। एक शुरुआती दौर से आप समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं। आपने पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी का शुरुआती दौर भी देखा है और अखिलेश यादव जी की दौर भी देख रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री का। क्या फ़र्क पाते हैं दोनों में, दोनों बाप बेटों के दरमियान अगर सियासी फ़र्क की अगर हम बात करें, क्योंकि आपने दोनों पीढ़ियों के साथ काम किया है, किस तरह का फ़र्क पाते हैं? देखिए, इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी पार्टी हैं और जितनी पार्टी के चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, चाहे मुख्यमंत्री रहे हों, प्रधानमंत्री रहे, जो भी रहे हों, नेता सुभाष चंद्र जी के बाद अगर किसी को नेताजी का खिताब मिला है वो हमारा फख्र है। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह को, आज माननीय मुलायम सिंह जी को पूरा हिंदुस्तान नेताजी कैसे पुकारता है, इसलिए उनका मुकाबला तो किसी से करना बेकार है। वो अपने आप में बिल्कुल अलग शख्सियत है। मतलब जिसको आप मुझे बताइए, साउथ में जाइए तो वहाँ भी नेताजी के कैसे पुकारते हैं, और जो इज्जत सम्मान नेताजी को आज हिंदुस्तान के लोगों ने दिया है शायद किसी दूसरे नेता को नहीं मिला। जहाँ तक अखिलेश जी का सवाल है, वो खून है उनका, वो नेताजी का ही ब्लड है, उन्हीं के पद चिन्हों पे चलने का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश यादव जी भी कर रहे हैं। और अगर मैं बेहतर नहीं कह सकता तो ये भी कह सकता हूँ कि खराब काम भी माननीय नेताजी से माननीय अखिलेश जी नहीं कर रहे हैं। पार्टी के लिए जो छोड़ा है उन्होंने, पार्टी को जो लाइन दी है उसी लाइन को बढ़ाने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं। इसलिए नेताओं में कोई फर्क नहीं है, और बेहतर तरीके से, उम्दा तरीके से, नए विजन के साथ, क्योंकि अब वक्त बदला है। उस वक्त वक्त दूसरा था, उस वक्त तो टेलीविज़न आया था, जब नेताजी शुरू हुए तो टेलीविज़न भी नहीं था। अब तो दूसरा ज़माना आ गया, अब तो नेट का मामला है। और आज के हिसाब से उत्तर प्रदेश की राजनीति में या हिंदुस्तान की राजनीति में, और ख़ास तौर से हिंदुस्तान अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो माननीय अखिलेश जी से अच्छा कोई दूसरा नेता नहीं है। वेल एजुकेटेड, बहुत ही शानदार पढ़ाई, और जो उनका सामाजिक रिश्ते हैं वो सामाजिक रिश्ते किसी दूसरे नेता के नहीं है। मतलब आप देखिए, अगर कोई गरीब से गरीब आदमी भी अगर कहीं मर गया है और नेताजी उधर से हमारे नेता गुजर रहे माननीय अखिलेश यादव जी, और उन्हें पता चला आज 10 माह है, आज इसका इंतकाल हो गया, तो खुद ब खुद गाड़ी मोड़ देते हैं और उसकी अंत्येष्टि हो तो अंत्येष्टि में शामिल हो जाते हैं। अगर उसका 10 माह है तो 10 माह में शामिल हो जाते हैं, और 10 माह अंत्येष्टि नहीं है तब भी उसके घर जाके उनके घर को सांत्वना देने का काम करते हैं। और एक आज का हमारा मुख्यमंत्री है जिसके पिता मर जाते हैं, अपने पिता को अग्नि देने तक के लिए जो आदमी ना जाए, ये फर्क आज के इस भाजपा के नेता में और हमारे नेता में है। जी, अब मैं थोड़ा सा सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा। आपने रिश्तों की बात की, खुद चाचा से रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं। बरेली में बहुत कम नेता हैं इस सवाल पर जवाब दे पाते हैं। मैं समझता हूँ आज मेरे साथ वो लेवल, उस लेवल का नेता है जिससे मैं समाजवादी पार्टी का ये चुपता हुआ सवाल कर सकता हूँ। क्या चचा भतीजे में एक बार फिर से मोहब्बत पनपेगी? क्या एक बार फिर से गठबंधन हो सकता है? देखिए, मैं आपको बहुत साफ साफ बताऊं, वैसे ये तो बात ईमानदारी से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विशेष अधिकार है कि किसे उनको गठबंधन करना है, किसको नहीं करना है। हम कार्यकर्ता हैं,
लेकिन हम चाहते हैं कि माननीय शिवपाल यादव जी समाजवादी पार्टी के साथ हैं। हम चाहते हैं समाजवादी पार्टी का, मैं समझता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश का कोई भी कार्यकर्ता, एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी ये नहीं चाहेगा कि शिवपाल सिंह समाजवादी पार्टी के साथ ना आए। बड़ी ईमानदारी की बात बता रहा हूं। चाहते हैं, उनके लोग भी चाहते हैं। और जहां तक दूरी की बात है, शिवपाल सिंह कभी भी समाजवादी पार्टी से अलग नहीं थे। आपको याद होगा इस बात को कि 2017 का चुनाव भी माननीय शिवपाल सिंह साइकिल निशान से जीते हैं। आज वो विधायक हैं तो वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के विधायक नहीं है, निर्दलीय विधायक नहीं है, समाजवादी पार्टी के विधायक। क्योंकि हिंदुस्तान के जो हमारे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो दर्ज है वो समाजवादी पार्टी के विधायक के रूप में दर्ज है। तो समाजवादी विधायक कहाँ है? लोगों की सोच यही, तो पत्रकार लोग बीच में फर्क डाल देते हैं कि साहब चाचा अलग भतीजा अलग। अगर चाचा अलग भतीजा अलग है तो अगर चाचा अलग हुए थे तो उन्होंने समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे उससे इस्तीफा क्यों नहीं दिया? अगर वो इस्तीफा दे देते तो मान लेते चाचा भतीजे अलग है। आज भी साइकिल निशान से ही विधायक बने हैं और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक के रूप में आज भी मौजूद है। बस 2-3 सवाल और रह गए छोटे छोटे। आप क्योंकि बसपा में भी रहे हैं, 2017 का प्रदर्शन 17 सीटों का था, लेकिन इस बार ऐसा लगता है बसपा 7 भी अगर लिया है तो बहुत बड़ी बात होगी। ये जो अपने वजूद की जंग लड़ती नज़र आती है बसपा, तो क्या आपको लगता है क्या कमी ऐसी रह गई कि बिल्कुल गिरावट का ही दौर नज़र आता है इसी लोग? वैसे ये सवाल अगर बसपा के लोगों से करते तो ज़्यादा बेहतर होता जी, लेकिन मेरा तो अपना एक मिज़दानी हो सकता है या अपनी सोच ही बता सकता हूँ। मेरा जो कयाफा है, भारतीय जनता पार्टी से अंदरूनी समझौता, ऊपर से कुछ अंदर से कुछ, ये बहुजन समाज पार्टी के पतन का कारण है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मुसलमान परसेंटेज में वोट बहुजन समाज पार्टी को वोट देता था। आज वो सारा के सारा बहुजन समाज पार्टी से हटके समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। आज किसी भी हालत में, मैं मुसलमान की बात कह रहा हूँ, वो किसी भी हालत में समाजवादी बसपा को वोट नहीं देना चाहता। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग जाति करते हैं, जुल्म करते हैं, अत्याचार करते हैं और आप उन्हीं से हाथ मिला रहे हो। ठीक इसी तरह से हमारा एससी का वोट है, एससी के लोग हैं, उन पे भी यही चीज़ लागू होती है। उन पे भी यही चीज़ लागू होती है कि माननीय काशीराम जी ने तो नारा दिया था, तिलक तराजू और तलवार इनके मारो। बात समझते हैं मेरी बात आप? और बहन जी ने उनको एक कंधे पे तिलक बैठा हुआ, एक कंधे पे तराजू बैठी हुई है। आप बताइए। और वही लोग हैं आज, अभी देखा होगा बदायूं वो घटना है, एक ऐसी जाटव समाज की यहाँ शादी थी एक लड़के की, वो घर से निकला, घोड़े पे बैठ गया और वहां पर इन्हीं मनुवादियों ने, इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के कट्टरपंथी लोगों ने उसको घोड़े पे नहीं चढ़ने दिया। और उसने कहा तू मतलब नीच जाति का है, तू हमारे सामने तू घोड़े पे बैठ के जाएगा। और जबरदस्ती गिरवान पकड़ के घोड़े से उतार दिया और गांव के बाहर तक पैदल लेके गए। गांव के बाहर जाके फिर उसने घोड़े पे नहीं बैठा वो, क्योंकि उसने कहा जब मुझे घर पे नहीं मिला बैठने को तो बाहर भी घोड़े पे नहीं बैठा और तांगे पे बैठ के वो अपनी बारात लेके गया। आज भी ये चीज पैदा हो रही, किसने की? ये भारतीय जनता पार्टी के जुल्म जाति अत्याचार, जो बीएसपी के जो कैडर बोर्ड था, जो बेस बोर्ड था, उसके ऊपर जुल्म जाति करती चली आ रही है। और बहन जी उन्हीं को मदद करने की बात कर रहे हैं। बहन जी ने कई बयान दे दिए, अभी ये भी बात हुई है, अभी भी बयान दे दिया उन्होंने कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए अगर हमें भारतीय जनता पार्टी का साथ देना पड़ेगा तो देंगे। अभी जो बाई इलेक्शन हो रहा था, बाई इलेक्शन में एक दिन पहले उन्होंने, 2 दिन पहले मैं मौजूद था, जब इसमें 40 जागीर में मेरी ड्यूटी थी, मैं वहां मौजूद था, वहां पर बयान दे दिया कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए आप लोग चाहें तो भारतीय जनता पार्टी को वोट डाल दें। और थोड़े वोटों से कई सीटें हार गए। मतलब क्या हुआ कि जब भी वक्त आता है, आप जो सेकुलर पार्टी हैं, जो आपके साथ चल सकती हैं, आपके लोग जिनके साथ चल सकते हैं, उनको ना साथ देके भारतीय जनता पार्टी के साथ देने का काम बहुजन समाज पार्टी के नेता करते हैं। बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन मायावती जी करती हैं। इसलिए लगातार जो एससी का वोट अब उनसे छिटक रहा है।
आज जो मुस्लिम वोट इनसे छटक रहा है, जो अति पिछड़े वर्ग का वोट था वो भी अब बसपा से अलग होता चला जा रहा है। आप तो 7 कह रहे हैं, तो मैं तो कहूँ 1/7 आ जाए तब भी बहुत बड़ी बात है। बस 1-2 सवाल और रह गए। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आपका पूरा सफ़र ये है कि आपने कृषि से शुरुआत करी, पढ़ाई की, उसके बाद मेडिकल के क्षेत्र में आपके भाई ने नाम रोशन किया, और इस वक्त आपके घर में भी तकरीबन 15 डॉक्टर हैं, सब अगर हम जोड़ लिए जाए मोटा मोटी। एजुकेशन के क्षेत्र में अगर आपको पार्टी और उसके बाद जनता आवाम यहाँ का मौका देती है, तो मेडिकल के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में क्या ऐसा नया करना चाहेंगे जो आपको ऐसा लगता है कि आप 3 बार के कार्यकाल में नहीं कर पाए? देखिए, मेडिकल के क्षेत्र का जहाँ तक मसला है, मेरे 3 बच्चे डॉक्टर हैं, मेरे 3 बेटे हैं। भाई डॉक्टर है, बाबा डॉक्टर है, जाहिर है 3 बेटे डॉक्टर हैं, तो वो भी डॉक्टर नहीं लेके आएंगे, तो 3 + 3 और 6 तो यही हो जाएंगे। भांजे डॉक्टर, भतीजे डॉक्टर, साले डॉक्टर, साली डॉक्टर। ये बात सही है, आपने 15 बताई, 17 में से। चलिए थोड़ी सी तो मेडिकल में मुझे करने की जरूरत ही नहीं थी ना, कुछ है, इसलिए जो भी कुछ करना चाहता हूँ वो मैं कर चुका हूँ। मेरा एक सपना है, क्योंकि जब से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश अलग हुआ, पंतनगर यूनिवर्सिटी जब उत्तराखंड में चली गई, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब उत्तराखंड के अंदर बनी, उस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उत्तराखंड में सरकार बनने के बाद पंतनगर यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, खत्म कर दिया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर ही ऐसा था जो सेल्फ डिपेंड था, जिसमें चपरासी से लेकर प्रोफेसर और यहाँ तक के वाइस चांसलर तक की तनख्वाह सिर्फ यूनिवर्सिटी के खर्चे से होती थी। यूनिवर्सिटी के अंदर जो फार्म था, उनका फार्म के जरिए से जितना रिसर्च वर्क था, सरकार से कोई पैसा भी यूनिवर्सिटी नहीं लेती थी, वो सारा की सारा यूनिवर्सिटी के जरिए ही, जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो बचता था पैसा, उसी के जरिए सारा रिसर्च वर्क होता था। इन्होंने वो सारे के सारे फार्म लीज पे दे दिए, मतलब गिरवी रख दिए। आज सिर्फ आप समझ लीजिए 100 एकड़ जमीन भी पंतनगर यूनिवर्सिटी के पास नहीं है, जिसके पास 1700 एकड़ जमीन थी, सारे की सारी। और दूसरी ब्रांचेस थी, बहराइच की ब्रांच थी, इन्होंने गिरवी रख दी, सारे लोगों से गिरवी रख दी। अब गिरवी किन लोगों को रखी है, अंदाजा लगा लीजिए। वो कहने की बात क्या, आज बात हो रही है, तो बहुत पहले से ये भारतीय जनता पार्टी पूंजीपति को पोषक है। कौन लेगा इतना बड़ा फार्म, कौन लेगा गिरवी, किसके पास रहेगी? वही लोग हैं जो बहुत बड़े पैसे वाले लोग हैं। मेरा एक सपना है, क्योंकि आज वहाँ पर पढ़ाई बिल्कुल चौपट है, वहाँ रिसर्च वर्क चौपट है। कैसे हमारे प्रदेश का तो किसान आगे बढ़ेगा? नए बीज नहीं मिलेंगे उनको, नई प्रजाति नहीं मिलेगी, गन्ने की नई प्रजाति नहीं मिलेगी, धान की नई प्रजाति नहीं मिलेगी, गेहूं की नई प्रजाति नहीं मिलेगी, दलहनी तिलहनी फसलों की नई प्रजाति नहीं मिलेंगी, पैदावार नहीं बढ़ेगी, पैदावार नहीं बढ़ेगी, कैसे लोगों का पेट भरेगा? वहाँ चौपट है। इसलिए मेरा एक सपना है कि मैं बरेली के अंदर, खास तौर से अपनी विधानसभा के अंदर, जिस दिन भी मौका मिला तो मैं यहाँ पर एक कृषि विश्वविद्यालय जरूर काम करूँगा। ये मेरा सपना है जी। बस एक आखिरी सवाल है, आपको सियासत का सुल्तान कहा जाता है और आप 3 बार विधायक रहे। बड़ी मसरूफ़ लाइफ होती है, बड़ी बिजी लाइफ होती है। आजकल पॉलिटिक्स जो है वो फुल टाइम जॉब होके रह गई है। आप इतनी बिजी लाइफ के बीच सुल्तान बेग साहब ने तमाम मुकाम अपनी ज़िंदगी में हासिल कर लिए, अब कुछ ऐसा ख़ास करने को और नहीं रह गया है। इतनी बिजी लाइफ के बीच अपने मनोरंजन के लिए क्या कर पाते हैं? आमतौर पर ये सवाल हमारा ज़रूर होता है। एक ये भी ज़िंदगी का पार्ट है, अगर चाहें तो उस पर रोशनी डाल सकते हैं। गरीबों के घर जाके उनकी गुर्बत में उनका साथ देके, यही मेरा मनोरंजन हो जाता है। मेरा मनोरंजन भी है, मेरी जिम्मेदारी भी है, मेरा कर्तव्य भी है, और मैं इस जिम्मेदारी को, इस कर्तव्य को उसी तरह से लेता भी हूँ। मैं कोई हेडेक नहीं, कोई पैनिक नहीं, कोई ज़बरदस्ती वाला नहीं, कोई थोपे वाला नहीं। मनोरंजन क्या मतलब है? मनोरंजन करे आदमी फ्रेश रहे, एकदम ताज़ा रहे, एकदम फिट फाट। बात समझते नहीं? मैं रहता हूँ, और मेरा जो सबसे बड़ा मनोरंजन का साधन है वो गरीबों की सेवा है। हमें गुप्त सूत्रों से पता चला था कि आपको शायरी का बहुत शौक रहा है, सही बात है? वो वक्त था जब स्टूडेंट थे तो मैं शायरी तो बहुत कम, मैं पढ़ता कभी नहीं था, सुनता था। अगर आज लेकिन मैं शायरी नहीं था, मतलब ये मैं शायर कभी न रहा नहीं हूँ, मैंने कभी शायरी लिखी नहीं है, लेकिन मैं शायर सुनने का मैं शौक रखता था। मैं चूँकि एक साइंटिस्ट हूँ, और साइंटिस्ट के हिसाब से मैं एक अच्छा डिबेटर था। अगर कोई पैगाम, कोई मैसेज देना चाहते हैं बरेली और मीरगंज की आवाम को, जनता को,
हमारे जरिए से तो आप दे सकते हैं। देखिए, पैगाम सीधे सीधे है। इस वक्त बहुत ज़ाती हो गई, बड़ा जुल्म हो गया, बड़ा अत्याचार हो गया, चाहे वो सवर्ण हैं, चाहे बैकवर्ड हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे मैंने कोई भी तबके के कोई भी लोग हों, चाहे ऐसे के लोग हों। आज उत्तर प्रदेश के चारों तरफ तबाही तबाही का मंजर है। आप देखिए, अभी हमारा जो क्षेत्र है, अभी पहले कोरोना में 2 साल से चौपट हो गया आदमी, बिल्कुल चौपट हो गया एकदम। जेब में उसको बीड़ी पीने के लिए पैसा नहीं, बच्चे की दवाई के लिए पैसा नहीं, बच्चे की फीस भरने के लिए पैसा नहीं उसके पास, और ऊपर से अभी एक बाढ़ आ गई है, बाढ़ आई। और ये पूरा हमारा मीरगंज विधानसभा 8 नदियों के बीच में है। और ये पहली बार देखा मैंने 40 साल में। मैं तो पहले तो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, ये सब अलग चीज़ें हैं, लेकिन मैं इधर 40 साल का बता रहा हूँ मैं आपको। 40-50 साल का रिकॉर्ड यहाँ के लोग भी बताते हैं। यहाँ की 9 के 9 नदियों का पानी एक हो गया, इतना ज़बरदस्त बाढ़ थी। और पूरी फसल चौपट हो गई, पूरी फसल। मेरे गांव के अंदर कभी भी यहाँ पर जिस रास्ते से आप आए, इस पर कभी पानी नहीं आया। अब की इस सैलाब में 3 फुट पानी मेरे दोनों तरफ गाँव के अंदर खड़ा हो गया। बात समझते हैं। और धान की फसल 98% बता रहा हूँ मैं, धान की फसल टोटल खत्म। जिसका कटा पड़ा था बह गया, और जो खड़ा था वो वैसे पट गया। टोटल आपकी जितनी सब्जी है वो खत्म, टोटल सब्जी खत्म हो गई। आपकी टोटल दलहनी फसली जितनी वो टोटल खत्म हो गई। आपका तिल खत्म हो गया, आपकी मूंग खत्म हो गई, आपका उड़द खत्म हो गया, आपकी शिमला मिर्च खत्म हो गई, मिर्च खत्म हो गई। हमारे यहाँ क्षेत्र में, यहाँ अगराज से लेके पूरा सोरिया तक एक बहुत बड़ा रकबा है जहाँ पर सदावर की खेती होती थी, वो टोटल खत्म। आप मुझे बताइए, अब जब टोटल खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन सरकार के कान पे बिल्कुल जू नहीं देख रही है। आप समझ लीजिए, आदमी बिल्कुल रो बैठा है, खुदकशी मतलब करने जा रहा है किसान। 1 पैसे की मदद कोई सरकार की तरफ से अभी तक नहीं हो रही, मुझे बताइए। और ऊपर से अभी केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया गल्ला नहीं देंगे, और उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है सर कुछ करेंगे नहीं करेंगे, अलग बात है। दूसरी बात, जो आज भी जो गन्ना किसान का पैसा हमारा जो चीनी मिल वो बकाया है, आज भी सरकार चाहे तो वो पैसा हमको दिलवा सकती है। हमारी बहेड़ी चीनी मिल अभी फरवरी का पैसा दिया, अप्रैल में जाके बंद हुई। 2 महीने का पैसा अभी भी 800 करोड़ रुपया इस चीनी मिल बहेड़ी पे गन्ना किसानों को बकाया है। इस बुरे वक्त में भी अगर सरकार चाहे वो बकाया हमारे किसानों को दिला दे, उसके आंसू बुझ जाए। आप मत करिए, कोई मदद करिए, आप मेरा पैसा मुझे दिलवा दीजिए। लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा काम नहीं किया जा रहा है जिससे गांव गरीब किसान नौजवान की कोई मदद हो सके। आज नौजवान घर के अंदर बैठा है, किसान सड़क पर बैठा है। आप मुझे बताइए, कितना 1 साल से ज़्यादा हो गया किसान सड़क पर बैठा है? क्या किसी मुल्क ने आप देखा? ये ऐतिहासिक है, आपको बता रहा हूँ, ऐतिहासिक। कि पूरी दुनिया के अंदर कोई मुल्क ऐसा नहीं होगा जहाँ का किसान 1 साल से सड़क पर बैठा हो, जहाँ 700 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए हो किसान। मोदी जी बात करते हैं, योगी जी बात करते हैं, और हम भी कह रहे हैं इस बात को। अगर कोई गांव में गरीब से गरीब आदमी मर जाता है तो उसको श्रद्धांजलि देने के लिए, उसको सांत्वना देने के लिए है। क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने, मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने 700 लोग जो शहीद हुए, क्या उनको श्रद्धांजलि देने का काम किया? एक बार भी किसानों का नाम लेने का काम किया? नहीं किया ना। तो इसलिए मैं तो चाहूँगा, ये गूंगी बैरी सरकार, ये अत्याचारी सरकार, ये निकम्मी सरकार, ये गरीबों को मारने वाली सरकार, किसानों को खत्म करने वाली सरकार, मैं चाहूँगा पूरे मीरगंज के लोगों से नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों से कहना चाहता हूँ कि एक गुड़ साइकिल पर डालने का काम करें, और इस गूंगी बैरी सरकार भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ने का काम करें। यही मेरा संदेश है। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, आप आगे भविष्य के लिए शुभकामनाएं। आप विधायक बने और उससे ऊपर उठकर मंत्री बने, सब बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, मगर बोर्ड साइकिल पर डलवा दिए। ये हमारा काम नहीं है। क्यों? बहरहाल हमारे साथ थे सुल्तान बेग साहब, जिनसे हल्के फुल्के मिजाज में और हर बात पर हमारी बात हुई। यकीनन 3 बार विधायक बनना, वो भी उस क्षेत्र से जहाँ पर 75% गैर मुस्लिम आबादी हो, बड़ी बात होती है। 3 बार लगातार वो विधायक रहे, और एक बार फिर से मैदान में, तीसरी पीढ़ी में 3 बार जी। और पारिवारिक पृष्ठभूमि भी है। एक बात और मैं जोड़ता चलूं, क्योंकि इनके छोटे भाई डॉक्टर अनीस बेग साहब भी बरेली में भी ज़बरदस्त खिदमत कर रहे हैं। पूरा ही पारिवारिक, मुझे 15 की बात पता चली थी मेडिकल की, लेकिन 17 लोग इनकी मेडिकल फील्ड में, ये भी बड़ी बात है। बहुत सारे सपने हैं, वो पूरे होंगे या नहीं ये तो भविष्य में गर्भ में छुपी बात है। लेकिन अभी की बात ये है कि बरेली की 9 सीटों पर एक मीरगंज ऐसी सीट है जिसको लेकर समाजवादी पार्टी लगातार कोशिशें कर रही है कि दोबारा से पाले में आए। और भी तमाम सीटें हैं, लेकिन मीरगंज की सीट पर सबकी नज़र है।
और सबकी बात मैं अपने शब्दों में ये कहना चाहता हूँ। सुल्तान बेग साहब ने कहा कि साइकिल पे वोट पड़वाएं, लेकिन मैं अपनी बात को इस शेर के ज़रिए से ख़त्म करूँगा, जो शायरी का भी थोड़ा सा शौक़ रखते हैं। जिगर मुरादाबादी का शेर है, जो काम उनका है वो अहले सियासत जाने, जो काम उनका है वो अहले सियासत जाने। मैं आपसे मुखातिब होकर कह रहा हूँ, जो काम उनका है वो अहले सियासत जाने, मेरा काम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। और हमारा काम भी मोहब्बत का है, हर किसी की बात को आवाम और जनता तक पहुँचाने का है। इसी वजह से हम कोशिश में लगे हुए हैं। फ़िलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन रईस हुसैन के साथ